हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो या सेकंड से हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं इस मॉडल पेपर में या इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, आप कितने सही कर पा रहे हो, तो आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं और आपको नया ही सीखने को मिलेगा इन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे, देखिएगा, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, ये तीनों ही आपके थॉर्नडाइक के ये मुख्य नियम कहलाते हैं। बाकी सामान्यीकरण का नियम, इस प्रकार का नियम नहीं दिया है। अब ये है कि ये मुख्य नियम ये तीन है, ये वाला मुख्य नियम में नहीं आता है। सिंपल सा लॉजिक ये है और इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपकी मेयर एवं सेलावी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? तो इनमें से कौन सा होगा? वो होगा व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम, यानी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुप्त अधिगम संप्रति को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था? तो जब भी लेटेंट लर्निंग की बात होगी, इसे ही हिंदी में कहते हैं लुप्त अधिगम, तो इसमें टॉलमैन का नाम आता है, जिनका नाम है एडवर्ड चेस टॉलमैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, और इसे एक चीज़ ध्यान रखना, इनके सिद्धांत को ही साइन थ्योरी के नाम से और जानते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जिगजैग, यानी आप कह सकते हैं भूल भुलैया के प्रयोग किया था इन्होंने चूहे पर, तो जिगजैग सिद्धांत भी बोल देते हैं इनके, और लुप्त अधिगम तो बोल ही देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों के ही मिश्रण को कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं दोनों को मानते हैं ये, यानी व्यवहारवादी को भी मानते हैं और संज्ञानवादी को। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे थे? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विलियम जेम्स रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण होगा? तो एक मात्र दे रखा है भूख, बाकी दे रखे हैं जैसे पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन, ये आपके बाह्य अभिप्रेरक हो जाएंगे। आंतरिक होगा केवल 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ कर देते हैं? जब बालक हो या बालिका, जो वयसंधि काल होता है ना, ये किशोरावस्था से संबंधित होता है, तो इसे प्यूबर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, किशोरावस्था से संबंधित है ये। तो इसी में जो भी मेल हो या फीमेल हो, उनमें चेंजिंग दिखाई देने लग जाते हैं शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? यानी जो आपकी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है ना, जो पावलो से संबंधित, तो आप बताइए उसका अन्य नाम क्या है? तो हम ये कहेंगे क्या कहें, उसे इस प्रकार का अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का अनुबंधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया था? जब भी इंडस्ट्री वैसे इनफेरिटी की बात आएगी तो ये बाल्यावस्था से संबंधित होती है। तो इसमें एकमात्र दे रखा था ऑप्शन नंबर 1, जो बाल्यावस्था से संबंधित है, जिसकी उम्र दे रखी है 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आप एक बात सभी को देख लीजिएगा, जैसे कंटिन्यूटी का तो होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंस का यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का होता है, और ये कह रहता है पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत, ये भी होता है, यानी सभी में एक ही पैटर्न पाया जाता है। ये भी बात सही है। ये कह रहा है कि जैसे कि यहाँ हिंदी में देखिएगा, विशिष्ट से सामान्य की प्रतिक्रिया की ओर कार्रवाई का सिद्धांत, ये वाला गलत है।
ये सामान्य से विशिष्ट होगा, न कि विशिष्ट से सामान्य। तो ये तीनों तो सही थे, यानी सातत्व का सिद्धांत कह सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का पैटर्न की एक रूप था। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन गलत है, ये आपके विकास से संबंधित नहीं था, ये उल्टा क्रम पूछ लिया था। 11वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय या विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो वो एकमात्र व्यवहारवादी है, वो इस ब्लैक बॉक्स थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। यानी जो संप्रदाय है ना व्यवहारवाद, वही बात करता है इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगर आप ओवरऑल सभी को देखें, देखो समायोजन की योग्यता ये तो पॉजिटिव है, ये तो होना चाहिए, ठीक है। संवेगात्मक परिपक्वता ये भी आपकी इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस ये भी होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे असहनशीलता, जिसे इंटॉलरेंस बोलते हैं, तो ये वाली है ना, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम क्या होगा। देखिएगा, जब भी आप रचनावाद की बात करते हैं या रचनात्मकता की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी, हालांकि रचनात्मकता कहिए या इसे सृजनात्मकता कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका सही तार्किक क्रम क्या होगा, देखिएगा, पहले होगा, सबसे पहले देखो इनसाइट तो होता नहीं है, प्रिपरेशन होगा। तो देखिएगा 2 नंबर ऑप्शन में भी दे रखा है तैयारी, और 3 नंबर में भी दे रखा है, और 4 में भी दे रखा है। फिर देखिएगा तैयारी के बाद क्या आता है, उसे बोलते हैं इनक्यूबेशन, जिसे हिंदी में कह रहे हैं परिपाक। फिर उसके बाद इनसाइट आएगी, अंतर्दृष्टि, फिर उसके बाद सत्यापन होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी पहले तैयारी, फिर उसके बाद परिपाक, फिर अंतर्दृष्टि, फिर आपका सत्यापन, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है, यानी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी से संबंधित नहीं है। देखो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके संज्ञानात्मक, यानी आप कह सकते हैं कोपा, कोहलर, मैक्सवर्दी, इन तीनों से संबंधित है, ठीक है। बाकी पुनर्वर्णन की बात की है, स्किनर स्वतः पुनर्लाभ की बात की है, और विलोपन की, इन तीनों की तो बात की है, लेकिन अंतर्दृष्टि की बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके लिए अधिगम अक्षम, यानी जिसे कह रहे हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसेबल वर्ड है बोल रहे हैं। हालांकि इसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, लेकिन ये शब्द किसने दिया था, लर्निंग डिसेबल, ये कह रहा है अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो किया था सैमुअल क्रिक ने। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, ये तो है लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं या लर्निंग डिसेबल, ये शब्द किसने दिया था, सैमुअल क्रिक ने। एक और आता है विकासात्मक विकार, विकासात्मक विकार में आता है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म शब्द किसने दिया था, वो लियो कैनन ने दिया था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की विचारधारा का समर्थक नहीं रहता। शुरुआत में ही जैसे दर्शन शास्त्र में पहले मनोविज्ञान को बात की जाती थी, फिर उसे अलग करके आत्मा का विज्ञान कहा गया। तो 16वीं सदी में इसके समर्थक रहे थे आत्मा के, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। लेकिन विलियम वुंट तो ये आपकी संरचना उससे संबंधित है, प्रयोगात्मक से, यानी जो चेतना की बात करते हैं या आत्मनिरीक्षण विधि की बात करते हैं ये, ठीक है। तो ये संबंधित नहीं थे, ये तो चेतना वाले से संबंधित थे, और जो आपकी आत्मा से संबंधित, तो ये 3 मनोवैज्ञानिक थे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 18 मनोविज्ञान की बहुत शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो वह आपकी होती है पैरासाइकोलॉजी, जिसे अतिनिंद्रिय मनोविज्ञान कहते हैं। यानी आपके पुनर्जन्म के बारे में अध्ययन किया जाता है क्षेत्रों का, यानी आपका जन्म इससे पहले कब हुआ, बाद में कब हुआ, उससे संबंधित चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही साथ जो भूत प्रेत होते हैं उनकी, ये सभी इन्हीं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत। तो ये यही कह रहा था क्वेश्चन, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी या पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो वो अतिनिंद्रिय मनोविज्ञान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन पियाजे के अनुसार बालक में कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं यानी हाइपोथेसिस को समझने की तथा तार्किक यानी रीजनिंग वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त होती है। तो ये लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल स्टेज, या इसे एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो ये जीन पियाजे की 4 नंबर की अवस्था है,
जिसकी उम्र होती है 11 से लेकर 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी में आपको हाइपोथेसिस और तार्किक क्रम में वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है बच्चे को, या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव की चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है क्रेचमर के द्वारा नहीं दिया गया है? देखिए क्रेचमर ने अपने व्यक्तित्व को 4 प्रकार में बांटा था आपदा के नाम से। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। पहली ए से हो जाएगा एथलेटिक, पी से हो जाएगा पिकनिक, और डी से क्या हो जाएगा डिस्प्लास्टिक। इसमें दे नहीं रखा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्लास्टिक, ठीक है। और कौन सा एक और ही बचा, तो इसका मतलब होगा देखिएगा एस्थेनिक, एथलेटिक हो गया, फिर हो जाएगा एस्थेनिक। तो एस्थेनिक दे रखा है 3 नंबर में। अब देख लीजिएगा ये 4 प्रकार बताए थे, 1 2 3 4। देखो मैं ट्रिक के हिसाब से याद रखा है, ये क्रम नहीं होगा, क्रम तो दूसरे होंगे, लेकिन ये है कि इन चारों के नाम यही है, बस इस हिसाब से याद कर रखे हैं। तो आपदा के नाम से कर रखे हैं, जिसमें पहली ए का मतलब हो जाएगा एथलेटिक, पी का मतलब पिकनिक, डी का मतलब डिस्प्लास्टिक, तो जिसमें दे नहीं रखा था, और बाकी 4 नंबर पे था ए, जिसका मतलब था एस्थेनिक। तो इसमें से एस्थेटिक की बात नहीं कही गई है, ठीक है, कलात्मक की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना जो क्रेचमर है ना, ये आपके जो सेल्डन था ना, सेल्डन के गुरु रहे हैं। कौन? क्रेचमर, या ऐसे कह सकते हैं क्रेचमर का शिष्य कौन था, वो सेल्डन हो जाएगा। और सेल्डन ने जो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व की बात की जाती है, हम चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, जिनमें नाम आते हैं आपने सुने होंगे, जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। ये 3 के नाम सुने होंगे। तो ये गुरु रहे थे क्रेचमर किसके? सेल्डन के। तो हमने जो 2-3 चीज़ें देखी थी, एक तो ये कि क्रेचमर ने 4 भागों में बांटा था, जिनमें से नहीं था 2 नंबर ऑप्शन। इनका शिष्य रहा था सेल्डन, जिन्होंने 3 भागों में बांटा था व्यक्तित्व को, एक्टोमॉर्फिक, मीजो और एंडो। ये बात की है हमने। अब देख लीजिएगा जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, जिसे प्रायतः अन्योन्यता का आयु और समूह क्या होगा? देखिएगा जब मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात की जाती है तो पहले नाम आता है जीन पियाजे का, क्योंकि उन्होंने 1965 में दी थी। फिर आता है लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम, वो बात की बात है, उन्होंने डिटेल से बताया, इन्होंने बस 2 अवस्था बता के काम खत्म कर दिया। देखिएगा ये कह रहा है कि हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, यानी आप ऐसे कह रहे हैं कि जो प्रायत अन्यूनता है ये आपकी किस आयु वर्ग समूह की बात कर रहा है? तो ये कर रहा है बाल्यावस्था की, 7 से 8 वर्ष। देखिएगा मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है जो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी, उसे 2 भागों में बांटा गया था। पहली हेट्रो, जिसमें देखिए ऑप्शन में दे रखी है हेट्रो, ऑप्शन में नहीं क्वेश्चन में दे रखी है हेट्रोनोमी। दूसरी थी ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मॉरलिटी, ठीक है। तो ये तो संबंधित थी आपकी बाल्यावस्था से संबंधित है, ठीक है, जिसकी उम्र दे रखी है इसमें कितनी 5 से 8 वर्ष। दूसरी थी आपकी किशोरावस्था से संबंधित, ठीक है, जिसकी उम्र 9 वर्ष से ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रकार बताए थे, इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन बनाया था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? देखिएगा यानी ये कह रहा है कि जो अक्षम वाले बालक होते हैं ना, यानी जिन्हें कहते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो ये देखिएगा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन बालकों का लक्षण नहीं होता है। देखिएगा इनके जो लक्षण होते हैं वो देख लीजिएगा, फिर अपने आप आंसर निकल आएगा। एक तो इमोशनली स्टेबिलिटी पाई जाती है, यानी सांविक स्थिरता होती है इन बच्चों में। अव्यवस्थित अवधान होता है, यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आवेगता रहती है, इम्पल्सिटी होती है, यानी अपने आवेगों को तुरंत निकाल देते हैं, और वो कैसा भी रोना धोना, झगड़ना या गाली गलौज करना, वो सब चीज़ आ जाएंगी इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तीनों तो विशेषताएं होती हैं अक्षम बालकों की। जो नहीं होती है वो होगी प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ओवरऑल देखें अधिगम अक्षम बालकों की विशेषता नहीं है, वो 1 नंबर है। बाकी जो
3 दे रखे थे, 2, 3, 4, ये संबंधित होती है इनसे। नेक्स्ट है गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो होती है 20 से 35। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि और मित्रता विकसित हो जाती है, तो समान लिंगी कह रहा है, यानी समान लिंगियों के साथ ये होती है बाल्यावस्था में। यानी आप कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में मित्रता या रुचि होती है वो होमोसेक्सुअल होती है। यानी आप कह सकते हैं समान समान लिंग होते हैं, जैसे लड़का लड़के का दोस्त होगा, लड़की लड़की की होगी, इस प्रकार। इसी प्रकार अगर किशोरावस्था में जाएंगे तो इसमें फिर आपकी ऐसे कह सकते हैं हेटेरोनॉमी, यानी हेटेरोनॉमी मित्रता पाई जाएगी, आप ऐसे कह सकते हैं। यानी विपरीत लिंगों के अट्रैक्शन होता है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी विपरीत लिंगों का अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में मित्रता पाई जाती है, जैसे लड़की 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 दोस्तों। इसकी उम्र बताइएगा, तो वो हो जाएगी 3 नंबर ऑप्शन 10 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का एक प्रकार नहीं है। देखो अभिसारी होता है, सृजनात्मक आलोचना, लेकिन स्वलीन नहीं हुआ। स्वलीन चिंतन तो आपके ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, विकासात्मक विकार होता है, ये उनकी विशेषता है, ना कि आपके यथार्थवादी चिंतन का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। अगर आप इन्हें देखें सभी ऑप्शनों को, देखो अब्राहम मैस्लो की तो हम बात करते हैं, कॉल रॉजर्स की करते हैं, एक और शब्द याद रखिए ऑर्थर कॉम्बस। हालांकि इसमें से हमें आंसर बताना है ना, तो वो तो ऐसे बताएंगे कि मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक नहीं, तो वो फ्राइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इन्होंने तो आपकी मनोविश्लेषण की बात की है, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, ऐसे कर सकते हैं, या आपकी मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की बात की है, यानी मन की बात की इन्होंने, मन की जानने के लिए। तो ये आपके मानवतावादी नहीं माने जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं। मानवतावादी आते हैं अब्राहम मैस्लो, कॉल रॉजर्स, ऑर्थर कॉम्बस। नहीं होगा, वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन रहे थे, तो वो रहे थे आपके विलियम वुंट। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। विलियम वुंट रहे थे संरचनावाद के प्रवर्तक, जो आपकी चेतना की बात करते हैं या आत्मनिरीक्षण विधि की बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। देखिए नीड होती है हमें, और ड्राइव भी होगा, इंसेंटिव भी होगा, लेकिन संवेग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके पलायन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन करने की कोशिश की। आपके कितने मार्क्स बने कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के हम डे बाई डे आपको नए नए क्वेश्चन दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा, और जो भी सिलेबस है वो भी रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।